हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम के किस किस पॉइंट्स पर डिस्कस करना है, पहले तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है, दूसरा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर सभी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम को हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझो कि मान लो कि 10⁻0 है, ठीक है, तो इसको अपन 1 लिखते हैं। इसको लॉग में अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 10 लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब जो बेस था उसको बेस में रखा, जो इंडाइसेस का वैल्यू है वो इधर आ गया, और जिसका जो इधर वैल्यू आ रहे थे वो लॉगरिथम में चला गया, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो 10⁻1 है तो इसको अपन लिखते हैं 10, तो इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, बेस को रहने देते हैं और ये वाला वैल्यू आएगा इस तरफ और जो इंडाइसेस है वो इधर आ गया, ठीक है। तो 10 स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 100, तो इसको लिखेंगे 100 का वैल्यू 10 बेस पर कितना आएगा, 2, ठीक है। इसी तरह से क्यूब इज इक्वल टू 1000, सो हम लिख सकते हैं कि 1000 का वैल्यू 10 बेस पर कितना होगा, 3, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो बेस था वो तो लॉगरिथम में भी बेस ही है, ओके, और जो इंडाइसेस थे वो वैल्यू बन जाता है, ओके, और ये जो जितने नंबर्स हैं वो लॉगरिथम में चला जाता है, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया, जैसे मान लो इसका जनरल फॉर्म में अगर हम जाएं तो a⁻x को अगर n लिख रहे हैं तो लॉगरिथम के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x, इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हुए वो कभी ना कभी इंडाइसेस रहा होगा, ठीक है। देखो 0 क्या था, इंडाइसेस में था, 1 क्या है, वो इंडाइसेस में था, 2 भी कभी इंडाइसेस में था, 3 भी। तो ये चीज़ है। तो लॉगरिथम का एक जो एक सिंपल मीनिंग हो सकता है वो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब हमने इस तरह से डिफाइन किया तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी वो समझते हैं। तो आप ऐसे समझो कि इफ़ a⁻x इक्वल्स टू 1, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x। अब ये वैलिड कब कब है, मतलब an और an का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसमें जो बेस है ना, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड बेस कांट बी 1, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ कि जिस डिजिट का या जिस फंक्शन का हमें लॉगरिथमिक वैल्यू निकालना है, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। तो चलो इससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पर भी कि इसको हम किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा जाए कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 3 टू द बेस 1 ये डिफाइन है कि नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बेस कैन नॉट बी 1, सो बेस अगर 1 कहीं होता है तो मतलब ये लॉगरिथम डिफाइन नहीं है, तो आप लिख दो नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। अभी आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो बेस 2 है और यहाँ पर -2 है, ओके, तो मैंने ये बोला था कि जो भी नंबर हैं वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट 0 एंड नॉट निगेटिव। तो यहाँ तो निगेटिव है, इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइन है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ रहा होगा, ओके। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, और जिसका भी हमने लॉगरिथम निकालना है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं। जैसे अगर ये आपसे पूछा जाए कि 2 बेस पर 0 का वैल्यू बताओ लॉगरिथम में, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 भी डिफाइन नहीं करता है लॉगरिथम को, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लॉगरिथम क्या होता है और लॉगरिथम में किन चीज़ों का वैल्यूज़ डिफाइंड है और किन चीज़ों का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ओके। तो ये चीज़ हो गया, मतलब अपने को 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें देखो, जैसे जब यहाँ पर ये बोला गया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर नंबर लाइन पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये सिर्फ पॉइंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि इधर के सारे नंबर्स हो सकते हैं और इधर के भी वो नंबर 0 के और 1 के बीच वाले सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना।
0 और 1 को छोड़ के बीच के सारे नंबर्स हो सकते हैं। मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि बेस फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई तुमसे पूछे कि 0.5 बेस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है और 0 नहीं है, मतलब 0 भी नहीं है एंड 1 भी नहीं है, ठीक है। 0.79 बेस हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ओके, तो अभी जो लॉगरिथम का जो ग्राफ है ना, वो बेस के इस वाले पार्ट में, अगर बेस मतलब बेस कैसा है 0 से इसके बीच, तो ये वाला पार्ट में आने वाला है, और इधर का जो बेस जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा वाला पार्ट। तो इस पार्ट में जितने भी बेस होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ का नेचर कैसा होगा, और अगर हम इस बेस जब 0 और 1 के बीच वाला हो तो ग्राफ कैसा होगा। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखो, एक है बेस जब ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो एक्स को पॉजिटिव होना है तब, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होंगी, तो इंक्रीजिंग होता है। और 1 पर 0 वैल्यू होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रख देंगे तो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 0। मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 एट एनी बेस, ठीक है, बेस कुछ भी हो, 1 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कुछ भी होगा मतलब ये नहीं कि आप 1 रख दो या निगेटिव रख दो, मतलब जिस भी वैल्यू पर वो डिफाइंड है वही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर बेस हमारा 0 और 1 के बीच हो, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन बेस हो, बेस का वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शन में, जैसे 1.5 नहीं 0.5, ठीक है। तो 0.5, 0.49, 0.33 ऐसा कुछ भी बेस हो, तो उस समय जब आप ग्राफ देखोगे ना तो ये डिक्रीजिंग नेचर का जाएगा, ठीक है। 1 पर 0 हो जाता है, ये भी 1 पर 0 हो रहा था, ये भी 1 पर 0 हो रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इससे और क्या क्या हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखो, मान लो कि हमारा ग्राफ बेस ग्रेटर देन 1 का है, ठीक है। तो इसका नेचर आपने देखा कि इस तरह से था। अब आप सोचो कि अगर ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ वाई। मतलब अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ रखें तो वाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझे मिलेंगी। तो अभी आप सोचो, अगर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा वैल्यू मतलब इधर होगा कहीं ना कहीं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो तो निगेटिव है, मतलब इसका वाई क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जब कभी भी बेस हमारा अगर 1 से ज़्यादा हो, तब हम अगर x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो वैल्यू आएगा निगेटिव, और 1 से जब बड़ा लेंगे तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और 8x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू आएगा 0। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि देखो, बेस हमने 2 लिया, मतलब ग्रेटर देन 1 का केस है, और अगर यहाँ पर हमने लिया 0.2, ठीक है, तो क्या देखो ये इस केस को मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि बेस 1 के लिए ये ग्राफ जाता है, और अगर 0.2 ले रहे हैं तो 0.2 कहीं यहाँ होगा, 1 और 0 के बीच का नंबर इधर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव ही जाएगा, ठीक है ना। इसके देखो ये ग्राफ निगेटिव में जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू आप बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि निगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ अगर कि ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 10 टू द बेस, मान लो कि 0.98, बोलो पॉजिटिव की निगेटिव, ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बेस तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा जब भी वैल्यू होगा तो 0 होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर 10 बेस पर 1 का वैल्यू पूछा जाए तो देखो, 1 पर x का वैल्यू 1 पर ग्राफ क्या हो रहा है, 0, ठीक है, मतलब x एक्सिस y 0 है ना x एक्सिस पर। और अगर किसी भी बेस पर 2 पर भी अगर 1 का वैल्यू लोगे तब भी ये 0 होगा, मतलब एनी बेस पर 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ओके, अब इस ग्राफ पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस ग्राफ में देखो इसका क्या क्वालिटी है, इसका ये है कि अगर हमारा बेस में फ्रैक्शन हो, बेस क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो उस समय जब हम 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो ग्राफ पॉजिटिव होगा। 1 पर ये 0 हो रहा, और जब 1 से ग्रेटर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे अभी आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 टू द बेस 0.5, पॉजिटिव की निगेटिव। अब सोचो, बेस क्या, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ये ग्राफ का केस है। अब वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा, तो देखो 1 से ज़्यादा मतलब 2 यहाँ रहा होगा, तो 2 पर इसका वैल्यू देखो निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है। अगर इसमें ये पूछा जाता कि 0.5 पर बेस अगर 0.5 है और वैल्यू मान लो 0.98 है,
तो ये 0.98 देखो 1 से छोटा वाला वैल्यू है, तो छोटा वाला वैल्यू पर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है ग्राफ, ठीक है ना, y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू निगेटिव होगा। अगर इसमें ये पूछा जाता कि 0.5 पर 1 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, 0, ठीक है ना, 1 का किसी भी बेस पर वैल्यू कितना होता है, ठीक है, वो 0 होता है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ का जो सिग्निफिकेंस है कि हम चीज़ों को इस ग्राफ से कैसे डील कर सकते हैं वो यही था, ठीक है। ओके, तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया डिस्कस। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कितने टाइप के लॉगरिथम्स होते हैं। तो लॉगरिथम एक्चुअली में 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक जिसको कॉमन लॉगरिथम के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसको नेचुरल या नेपेरियंस लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। नेपेरियंस इसलिए क्योंकि ये जॉन नेपियर नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अभी देखो कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होगा ना वो 10 होगा, और नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होगा वो ई होगा। ई क्या है, ई एक इरेशनल नंबर, राइट। इसका वैल्यू जो होता है 2.718 अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे वैल्यू, तो मैंने 3 डिजिट तक लिया है, ओके। और सिंबल क्या है, इसको अपन log ऑफ n टू द बेस 10 लिखेंगे, इसको log ऑफ n टू द बेस e लिखेंगे। एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ln n लिखना होता है, इसको ln n लिखना होता है, ठीक है। ln का मतलब हो गया ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस क्या है, e। अब इसके एप्लीकेशंस देखो, कॉमन लॉगरिथम हमेशा अरिथमेटिक्स में यूज होता है, जो आप 10th तक पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा 10 बेस के लॉगरिथम आपसे पूछे जा रहे होंगे, और आगे जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें ऐसे लॉगरिथम्स के बारे में हमेशा प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें बेस कितना होगा, ई। तो इसके एप्लीकेशंस हमारा साइंस एंड मैथ में आगे जाके, ठीक है, कैलकुलस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो ये आपको बेसिक जो डिफरेंसेस है दोनों में वो ये है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा, कि अभी हमने जो डिस्कस किया वो 2 टाइप के लॉगरिथम्स पर डिस्कस किया। अभी अगर आपसे एक ये क्वेश्चन है कि जो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ई है वो अगर 10 बेस पर निकाला जाए तो वैल्यू कितना होगा। देखो ये भी बेस था, ये भी बेस था, तो इस बेस पर इसका वैल्यू अगर निकाला जाए तो 0.434, इसको नेपेरियंस कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर मान लो बेस में हमने ई रखा और 10 का लॉगरिथम निकालना है तो इसको ln 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो इसका वैल्यू होता है 2.303। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही चीज़ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों को जानना अपने को ज़रूरी था कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ई टू द बेस 10 का वैल्यू 0.434 और लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 10 टू द बेस ई का वैल्यू 2.303, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि हमें लॉगरिथमिक वैल्यू कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू दिया हुआ है और वो उससे पूछा जाए कि आपको नेचुरल में कैसे उसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो कॉमन लॉगरिथम कॉमन से नेचुरल में कन्वर्ट करना है, कॉमन दिया हुआ है नेचुरल में कन्वर्ट करना है। तो जो कॉमन दिया हुआ है उसमें अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू अगर दिया हुआ है, पूछा जाए कि ln 2 का वैल्यू बताओ, तो इसमें आपको सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू जो है वो आपको लॉगरिथमिक चार्ट में मिल जाएगा। तो 0.310 इसका वैल्यू होता है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई 0.693 आ जाएगा, यानी ln 2 का वैल्यू 0.693 होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ हो और उसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना हो, तो नेचुरल में अगर 0.434 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो ln 2 का वैल्यू आपने देखा ये 0.693 ये दिया हुआ है, और आपको बोले कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 टू द बेस 10 निकालना है, तो इसको 0.434 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो 0.301 आ जाएगा, जो कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 टू द बेस 10 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ मैंने इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं, वो आपको शायद अगर याद है तो ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बार बार आप चार्ट तो देखने जाओगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि कुछ जो बेसिक्स हमें याद रखने चाहिए वो याद कर लो। जैसे लॉग, अभी यहाँ पर क्या है, कुछ बेस नहीं दिया हुआ है, तो मतलब समझ के चलो कि ये 10 बेस है, ठीक है। तो 10 बेस पर 2 का वैल्यू 0.301, 3 का वैल्यू 0.4771, 4 का वैल्यू 0.6020 और 5 का 0.6989। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इतना कर लेना चाहिए इधर वाला,
ठीक है। 2 3 5 7 कर लो, ये अपने आप बाद में हो जाएगा, वो मैं आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लॉगरिथमिक वैल्यू अगर आपको याद हैं तो आप समझ लो कि सबका निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और देखो 1 का हमेशा क्या होता है, 0 होता है किसी भी बेस पर, और सेम बेस पर सेम चीज़ का जो लॉगरिथमिक वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, ये भी याद रखो। ये मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा आपको, ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों होता है 1 0 0, ठीक है। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अभी हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर कन्वर्जन पढ़ा कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कॉमन लॉगरिथम से नेचुरल लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर नेचुरल से कॉमन लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी बेस पर ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, मतलब 0 से बड़ा और 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी। तो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 हमेशा कितना होता है, 0। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू हमने मान लिया कि n है, तो a⁴n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। मतलब ये इससे जब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो इससे भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें साफ यही रहता है कि जो बेस है ना उस पर ये पावर कर दो तो ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो a⁴n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सोचो 1 को हम कैसे ले सकते हैं, a⁴0 ही तो ले सकते हैं। अब इधर भी बेस a और इधर भी बेस a, तो जो इंडाइसेस है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू 0, n किसको माना था हमने, इसको माना था, तो यानी कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 टू द बेस a मस्ट बी 0, ये प्रूफ हो गया आपका। इसी तरह से आपका दूसरा है कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस a, मतलब ये लॉजिक क्या है, सेम बेस पर सेम चीज़ का लॉगरिथम हमेशा 1 होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 टू द बेस 2 कितना होना चाहिए, तो 1 ही होगा। लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 3 टू द बेस 3 कितना होगा, 1 ही होगा। लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 5 टू द बेस 5 कितना होगा, ये भी 1 होगा। सेम चीज़ पर मतलब किसी का भी आप लॉगरिथमिक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और बेस में भी वही नंबर है तो आपका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसको भी प्रूव करते हैं, तो इसको मान लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, a⁴n इक्वल्स टू a को a⁴1 लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है तो n का वैल्यू 1 हो गया। n किसको मान के चले थे, इसको, यानी लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या है, a⁴ log a n, ऐसा है। मतलब ये और ये अगर सेम हो तो वैल्यू n आएंगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ मान लो 3 टू द बेस 2, इसको 2 पर अगर मैंने पावर दिया, देखो ये दोनों सेम है ना तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ मान लो 5 है और यहाँ पर मान लो कि 5 है, तो इसको भी आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो इसमें आप सोचो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ये जो है ना, इसको आप मान लो कि b है, तो a⁴b को आप n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। a⁴b इक्वल्स टू n। अब जो b आपने माना था वो किसको माना था, इसको माना था, इसको भी यहाँ रख दो। तो देखो a⁴ लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस है, ठीक है। तो ये हो गया b का वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो यही चीज़ तो प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, तो इसको समझना भी है ज़रूरी है हमें, और उसके मीनिंग्स भी समझने ज़रूरी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि दो कोई फंक्शन उसका मल्टीप्लिकेशन है, सेम बेस पर लॉगरिथम के अंदर इसका वैल्यू निकालना, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के जितने भी प्रूफ होंगे ना, उसमें क्या करना, आप जो आ रहा है ना उसको अलग अलग एक्स वाई मान लो। जैसे इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो a⁴x को m मानेंगे, a⁴y को n मानेंगे। अब हमें देखो m चाहिए, तो m इंटू n करो, m इंटू n करोगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई, तो a⁴ दिस, तो इसको आप a⁴x प्लस y, क्योंकि बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है ऊपर। अब दोनों इसमें और इसमें क्या करो, लॉगरिथम लगाओ a बेस पर, क्योंकि अपने को a बेस पर इसका वैल्यू चाहिए था, तो इधर भी a लगा दी, इधर भी। अब इधर देखो a बेस पर लगाओगे तो इसका वैल्यू, अब क्या होगा कि ये जो है ना, जो भी पावर में होते हैं वो बाहर आ जाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई लॉग a लिखा गया, तो ये तो वैल्यू 1 होता है। सेम बेस पर सेम चीज़ का लॉगरिथम कितना होता है, 1। तो ये सीधा सीधी कितना हो गया, x प्लस वाई, x किसको माना था, इसको, y किसको माना था, इसको, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। इसी तरह से आपका माइनस वाला भी है, ठीक है। अगर ये डिवीजन में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम लॉजिक है, ये आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, ओके।
आगे चलो, आगे क्या है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द पावर k टू द बेस। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो होगा वो क्या होगा कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द पावर k टू द बेस a, इसका वैल्यू होता है कि k log n का टू द बेस a, ऐसा मतलब ये जो भी है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो मतलब आपसे अगर मैं ये बोलूँ कि 2 बेस पर 3 पावर 4 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 लॉग रिथमिक वैल्यू ऑफ 3 टू द बेस 2, मतलब ये जो 4 था ना वो आके मल्टीप्लाई होकर आगे आ गया, बस ऐसा हो गया। ये प्रॉपर्टी चलता है। तो इसका प्रूफ कैसे है देखो, अभी आप क्या करो कि इसको इसको आप x मान लो और ये जो था इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो a टू दी पावर x को n टू दी पावर k लिखेंगे और यहाँ पर a टू दी पावर y को n लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं a टू दी पावर y को n लिख रहा हूँ तो हमें n पर पावर k चाहिए, तो दोनों तरफ पावर लगाते k का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर भी k पावर इधर भी k पावर, तो ऐसा हो गया। और n पावर k को अपन a पावर x से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो क्या हो गया a टू दी पावर ky और इधर हो गया a टू दी पावर x। तो अगर हम बेस को हटा दें तो ky इक्वल्स टू एक्स, के y किसको माना था हमने, इसको माना था, और x किसको माना था, इसको माना था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। देखो प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि अगर पावर बेस में हो, जैसे उसमें पावर n पर पावर था k, अगर बेस में k पावर हो तो ये 1/k करके आता है, ठीक है। इस पर अगर पावर होता तो सिर्फ k होता, अगर बेस में पावर है तो 1/k करके, ठीक है। इसके भी आप उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। और दूसरा मेथड ये जो भी मैंने पहले डिस्कस किया था, इसमें इसको x मान लो इसको y मान लो, फिर वही काम करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप देख सकते हो, आप खुद समझ जाएंगे। ओके, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आता है वो है बेस चेंज फार्मूला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लो कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस a टू द बेस b, इसको अपन बेस चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखो ऐसे सोचो, बेस चेंज करने का मतलब है कि बीच में आप कोई अलग बेस को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। जैसे b को पहले b रहने दो, जो बेस था वो रहने दो, उसके बाद c इंट्रोड्यूस करो, तो इस c को काटने के लिए यहाँ भी एक c लगा दो, ठीक है। फिर a, मतलब एक चीज़ आप देख लो, जो ऊपर था वो ऊपर ही रह गया, जो बेस में था वो बेस में ही रह गया, ठीक है। बीच में सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ, ओके। तो ये होता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते, जैसे मान लो 2 और 4 है, 2 और 5 है मान लो, ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 बीच में मान लो हम 3 लगाना चाहते हैं तो इसको वैसे लिख सकते हैं 3 और 5, ठीक है। इसको और भी लेंदी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई आदमी ऐसे सोचे 2 3 3 4 फिर 4 तो 5, मतलब फाइनली हमको 5 ही लिखना है क्योंकि हमें 5 तक जाना है, ठीक है। और बीच में 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे, बीच में कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे उसको हटाने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका भी प्रूफ है, जैसे इसमें आप इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, फिर वही b टू द पावर x को a, c टू द पावर, इस तरह से आप लिख दो, है ना। उसके बाद c टू द पावर z को जब a लिख रहे हैं तो c क्या था, b टू द पावर y, तो b टू द पावर y z इक्वल्स टू a, तो इस तरह b पावर y z इज इक्वल टू a हो गया। अब देखो b टू द पावर x, क्योंकि a को हम रिप्लेस कर सकते हैं b टू द पावर x से, और b टू द पावर y z है तो b से b हटा दो तो x इज इक्वल टू वाई जेड हो गया। x क्या था ये, y क्या था ये, z क्या था, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि अगर लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस b लिखा हो तो आप इसको बीच से इस तरह से डिवाइड कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो log a बाई log b। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि 4 और 3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 3 बाई log 4, इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़े आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसका प्रूफ है दिया हुआ, आप समझ लो खुद। उसके बाद इधर देखो लॉग रिथमिक वैल्यू ऑफ a बाई टू द बेस b इंटू लॉग रिथमिक वैल्यू ऑफ b टू द बेस a। अब इसमें देखो क्या हो सकता है कि इसको आप अगर सोचो, मैं ऐसे इसको थोड़ा और शॉर्टकट में अगर प्रूफ करना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं log a बाई log b, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ log b बाई log a लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट देखो कट गया सब, तो डायरेक्ट 1 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो प्रूफ, कोई टेंशन नहीं है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि a पर अगर लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ b टू द बेस m दिया हुआ है तो इसमें देखो
जो बेस है ना, बेस को बेस ही रहने दो, इसको यहाँ और इसको इधर आप स्वाइप कर सकते, तो इधर से इधर, इधर से इधर कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन। जैसे 2 लॉग मान लो 5 और 3 लिखा हुआ, तो बेस को बेस रहने दो, ठीक है, और 3 को आप बेस में लेके आ जाओ और इसको इधर लेके जा सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ है। जैसे मान लो कि इस वाले टर्म को हमने x मान लिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगा दिए m बेस पर, तो इधर भी m बेस पर ये लॉग लग गया, इधर भी m बेस पर ये लग गया, ठीक है। अब देखो ये तो पावर में आ गया, तो आप जानते हो पावर वाला क्या देता है, तो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया ये, और इधर देखो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस m हो गया, इस तरफ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि यार ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर मुझे लिखना होगा तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसको अभी देखो सेम बेस है, तो हटा सकते हैं इसको, x और b लिख सकते हैं, ये और बाई दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि b बेस पर x का वैल्यू कितना हो गया, m बेस पर a का वैल्यू, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो अभी सोचो कि b, अभी ऐसे सोच कि यहाँ पे b है, ठीक है, इस पर अगर इस पूरे टर्म को ले जाएंगे तो इधर x बन के आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो b पर पावर इतना इज इक्वल टू x, और x हमने किसको माना था, x हम इसको मान के चले थे, तो इसका मतलब b पर अगर पावर है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ a टू द बेस m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a पर पावर होगा लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ b टू द बेस m, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें क्या समझना चाहिए कि जो भी पावर है, जैसे मान लो 4 पर पावर 5 7 लिखा है, तो इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 पर पावर 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है, बेस कभी भी इंटरचेंज नहीं करता, बेस बेस में ही रहता है, सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे अभी देखो एक क्वेश्चन है कि 2 पर पावर है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 3 टू द बेस 10 माइनस 3 पर पावर है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 बेस 10। देखो ये क्या क्या है, ये इधर स्वाइप करके ये इधर इधर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही वैल्यू है ना, दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। अभी एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि रूट आपको दिखाई देगा, समथिंग पर पावर रूट, उसमें एक लॉगरिथम दिखाई देगा, उस समय जो था वो रूट नहीं था। तो इसमें क्या लॉजिक है कि जो ये है वही ये होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम हो, और यहाँ b है, तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर b को a से इंटरचेंज कर दें तो b और a ऐसा हो जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। इसका कैसा प्रूफ है कि अगर a टू द पावर ये हमने यहाँ से लेके चला, अब क्या करते हैं हम, ये बी ए है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ए बी, ये जो बी ए है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसको हमने सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया, और इसको हटाने के लिए मैंने उल्टे वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो इसको काट देगा, ये इसको काट देती है, 1 है एग्जैक्टली, ये 1 है ना, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते थे इसमें, तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर होगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आ गया और ये आ गया। अब तो आपको मैंने बताया था कि ये और ये अगर सेम होती है b बन जाता है, तो b टू द पावर ये आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सो समझो, जैसे मान लो एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 रूट अंडर लॉग, मान लो 3 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 रूट अंडर लॉग 5 और 3। देखो ये इस दोनों को इंटरचेंज किया, ठीक है, और ये इसके पोजीशन पर आ गया, ओके। तो इस तरह से दोनों, जैसे अगर मान लो ये दिया हुआ है 2 log 2 3, ये दोनों देखे, तो इसको अपन कैसे से इंटरचेंज करेंगे 3 से, ये 3 3 2 हो जाएगा, 3 3 2, क्या ये दोनों सेम वैल्यू है, कट के कितना हो गया 0 आ गया, खत्म, इसके वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में ये दोनों इक्वल था, इक्वल माइनस इक्वल तो 0 ही हो गया। तो अभी तक आपने देखा इतने सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स को बहुत ही बेसिक से उठाए, बिल्कुल कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको, उस व्यक्ति को अगर समझाना हो मुझे तो वो कैसे समझेगा लॉगरिथम को, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया इसमें। जैसे मान लो फर्स्ट है कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 16 टू द बेस 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक बात आप याद रखो कि जो बेस होता है ना, उसी के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो जैसे 2 है तो 16 को अपन 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और इस 4 को जब आप बाहर लाओगे तो ये ऐसा बन के आ जाएगा,
और आप जानते हो कि सेम बेस पर सेम चीज़ का लॉगरिथम का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ये 4 आंसर आ गया। ओके, इसी तरह से देखो 3 है, 27 है, तो अपना टारगेट क्या रहेगा, 27 को 3 के पावर के रूप में लिखना, तो 3 के पावर 3 होगा, ठीक है, तभी तो 27 होंगे। तो ये देखो फिर ये 3 क्या हो जाएगा बाहर और इधर हो जाएगा 3 3, ये फिर से 1 हो गया, इसका मतलब 3 × 1 = 3 हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप देखो यहाँ पर लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 4 टू द बेस 1 है, क्या ये डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि बेस क्या है, एग्जैक्टली 1 है, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता ना, इसलिए नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखो निगेटिव चीज़ का, निगेटिव जो डिजिट है, तो निगेटिव का कभी भी डिफाइन नहीं होता लॉगरिथम, इसलिए ये भी नॉट डिफाइंड है। सेम बेस पर सेम नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो हमेशा 1 होता है। किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम हमेशा कितना होता है, 0। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसका सोल्यूशन ये था। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 4 टू द बेस √2। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी है बेस में उसी में इसको कन्वर्ट करने के लिए टारगेट बनाओ। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो ये सॉल्यूशन है, दूसरा जो शॉर्टकट वाला है कि √2 बेस में अगर इसको कन्वर्ट करूँ तो √2 पर पावर 4 को लिख सकता हूँ 4, सही बात है। तो इसका मतलब ये 4 बाहर आ गया, तो 4 √दिस, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 4 आ गया डायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे इसको लिखा तो 2 पावर हाफ, और जब बेस में पावर होता है तो 1/2 करके आता, तो 1/2 log 2, और यहाँ पर 4 को आप 2 पावर 2, तो ये भी 2 बाहर आ गया, तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4 log 2 2, इसका वैल्यू हो गया 1 यानी 4, ठीक है। अभी देखो 64 का लॉगरिथम टू द बेस 2√2 है, राइट। तो हमारा टारगेट क्या है, 64 को 2√2 में कन्वर्ट करना। तो 2√2 एग्जैक्टली क्या है, √8 है, और ये 64 है, तो √8 पर पावर 4 अगर करोगे तभी 64 आ सकता है, तो ये 4 हो गया बाहर, और फिर ये सेम बेस पर सेम चीज़ का लॉगरिथम, ये 1 हो गया, तो ये 4 आ गया आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 3√3 और 27 है, 3√3 एक्चुअली में क्या आता है 27 का रूट, यहाँ पर 27 है तो 27 के रूट का स्क्वायर ले सकते हैं, इसका वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और अभी और चलते हैं, देखो कुछ अगर फ्रैक्शंस वाले हों तो क्या करेंगे। फ्रैक्शंस में क्या है, जैसे लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 0.008 टू द बेस 0.2, तो बेस के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको बेस में अगर लिखा जाए तो 0.2 का होल क्यूब लिख सकते हो इसको, तो ये 3 बाहर आ गया, और ये सेम बेस पर सेम का लॉगरिथम 1 यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो प्रॉब्लम है क्या, 2 टू द पावर, ये है 2 पर पावर है ये, मतलब ये है। तो अभी क्या करो, जैसे इसको हम अगर बाहर लाते हैं तो इसको इधर भी ला सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसा कि 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 16 और 2। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये सीधा 16 आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, ये इधर आ गया तो 4 इधर आ गया, और log 2 2 हो गया तो ये 1 हो गया, 2 पावर 4 16, ऐसे भी आ सकता है, दोनों प्रोसेस से आ सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रॉब्लम है कि 5 - 2√6 और बेस में 5 + 2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को पहले इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करके देखो, कितना 1 आ रहा है तो अच्छा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a + b a - b, तो क्या होगा 25 - 24, a स्क्वायर मतलब 25, और 2√6 का स्क्वायर करो तो 24, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी कि 5 - 2√6 का जो वैल्यू होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 5 + 2√6 होगा, यानी इसको आप ऐसे ले दो 5 + 2√6 पावर -1, मतलब जो 5 - 2√6 था उसको हम प्लस वाले से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से। अब ये जो होगा ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 × -1 = -1 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि इफ़ लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x टू द बेस 10 = 2 देन फाइंड x। तो आपको ये देखो जब इस तरह से हो तो क्या लिखते हैं इसको, ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, 10² = x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 100, सिंपल। यहाँ पर ये है तो इसको x + 2 पर पावर 2 = 4 लिख सकते हैं, इसको अगर इक्वेट करोगे थोड़ा एक्सपेंड कर तो क्या होगा x² + 4x + 4 = 4, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इतना = 0, तो x और x + 4 = 0, सो x का वैल्यू 2 आएंगे, एक तो 0 आएंगे, एक का -4 आएगा। अब जरा सोचना कि अगर आप 0 यहाँ पर पुट करो, जब कभी भी x का वैल्यू आ जाए तो उसको एक बार उसमें रख के देखना चाहिए क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू, क्योंकि जितने वैल्यू होंगे ज़रूरी नहीं कि सभी उसके वैल्यू को सेटिस्फाई करें। जैसे अभी आप देखो 0 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो बेस 2 रहेगा,
तो बेस 2 पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर -4 ही मैं यहाँ पुट कर दूँ तो -4 + 2 ये क्या होगा, -2। बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए -2 आंसर नहीं हो सकता है, सिर्फ 0 होगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 5 टू द बेस 2 -5 लॉगरिथमिक वैल्यू 7 टू द बेस। देखो ये क्या है, ये दोनों इंटरचेंज किया हुआ है, 5 इधर आ गया, 7 इधर चला गया, तो ये दोनों तो सेम ही होते हैं, तो वैल्यू कितना आ गया, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 बेस पर log 10 1। अच्छा बताओ, ये अंदर में जो log 10 1 है, क्या ये 0 वैल्यू है? तो इसका मतलब अगर हम 0 यहाँ पर रख दें तो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 0 टू द बेस 10 बोल रहा है ये, एग्जैक्टली है ना, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 0 का लॉगरिथमिक वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अभी आप देखो, इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो ये जो है, ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/100, 0.001 को 1/100, तो इसको 10 पावर -2 लिखोगे तो ये इधर आ गया, और ये 1 ये तो सीधा 1 हो गया, और तो -2 ये वैल्यू में आ गया -2, यानी इसका जो वैल्यू है ये -2 है। तो लॉगरिथम ऑफ -2 10 टू द बेस 10 पॉसिबल है क्या, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि लॉगरिथम ऑफ 0 एंड नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर ln x। ln x को हम क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x टू द बेस e। ये देखो दोनों सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट ये आंसर कितना होगा, x। ओके, अभी कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। तो इसका वैल्यू आपने देखा कितना, x है, तो x = x²। इसको अगर आप फैक्टराइज करो तो x - 1 0, तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1। क्या अपन चेक करना चाहेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज आए हैं, तो अगर आप x का वैल्यू 0 रखें तो log ऑफ 0 तो डिफाइन होता नहीं है, इसलिए 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये x = 0 आंसर में नहीं आएगा। x = 1 अगर हम पुट कर दें तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये x = 1 जो है, इट इज़ द आंसर। ओके ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट कि अगर a टू द पावर x हो तो इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर log e a टू द पावर x, क्योंकि देखो e से e खत्म हो जाएगा तो a टू द पावर x ही लिखाएगा ना। अब ये जो x है वो बाहर आ सकता है, ठीक है, ऊपर, तो इसको x log e a लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a, क्योंकि इसको अपन ln a लिखते हैं। अभी देखो हुआ कैसे ये कन्वर्जन कि a टू द पावर x था, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, e टू द पावर x ln a। मतलब जो भी था यहाँ उसको e टू द पावर में लिखना है, जैसे 2 पर पावर x है तो e टू द पावर, सब में e टू द पावर, ठीक है, और जो बेस में होता है वो ln में चला जाता है, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, e टू द पावर x ln 2, e टू द पावर x ln 3, ठीक है, e टू द पावर x ln 10, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर x टू द पावर ln y माने तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर जो भी है वो ln x, क्योंकि बेस में जो होता है इधर आ जाता है, ठीक है, जो भी है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और e टू द पावर मल्टीप्लाई इनटू ln बेस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको पढ़ने से में बहुत फ़ायदा था, ये आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, ठीक है। अब आपका टर्न है कि आपने जितना सीखा तो ये आपके पास प्रॉब्लम है, इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं आपको 5 तक इधर, फिर आपके पास ये है 6 to 9 ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर 10 और 11 ये प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स आप खुद करें और मुझे सबमिट करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।